आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, कोई लॉ की तैयारी कर रहा है, इसलिए बच्चे काफ़ी मतलब आते हैं। सिविल सर्विसेज की तरफ आना चाहिए, तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था। यही शुरुआत में पता लगा कि दिल्ली एक अच्छा सेंटर है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, तो मैं यहाँ आ गया। आर्थिक समस्या होता है, क्योंकि अगर घर वाले बहुत पैसा दे भी रहे हैं ना लगातार, फिर भी एक जिस एज में हम आ गए ना, तो मांगने में एक बार अजीब सा लगता है अपने आप में कि एग्ज़ाम नहीं होगा हिंदी मीडियम से। ऐसी कोई बात नहीं, हिंदी मीडियम से अगर नहीं होना होता एग्ज़ाम, तो हिंदी मीडियम से रैंक 3 भी आई है, हिंदी मीडियम से 13 भी आई है, और अब तो 20 भी आ गई, 18 भी आ गई, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मिडिल क्लास के भी होते हैं, कुछ अच्छे घर से आते हैं जिनके पापा वगैरह भाई खुद जॉब वाले होते हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे आते हैं जिनके पिताजी किसान होते हैं, खेती करके भेजते हैं अपने बच्चों को। देखिए, जिस दिन रिजल्ट आया था ना, तो उस दिन तो लगा था कि नहीं, अब तो वो होगा ही नहीं, अब तो यही था मेरा बेस्ट, अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। धीरे धीरे जब आप अपने पेरेंट्स से बात करते हैं तो थोड़ा मिलता है सकारात्मकता। तो मैंने भी अपने पेरेंट्स से बात किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ तक आ गए हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। तो बस यही उम्मीद में है कि अगला बार हो जाए कभी। यह सपनों की उड़ान है, छूने को पूरा आसमान है। ये मुखर्जी नगर है मेरे दोस्त, यहाँ बसता पूरा हिंदुस्तान है। तो ये है कि यहाँ जो है पढ़ने का एक जो है अच्छा माहौल है। हाँ, ये डॉक्टर मुखर्जी नगर है जनाब। कहने को तो ये भारत की राजधानी दिल्ली का एक छोटा सा इलाका है, लेकिन एक भारत बसता है यहाँ। बसना तो महज छोटी सी बात हुई, इसे प्रोडक्शन हाउस ऑफ इंडिया भी कहा जा सकता है। 5 साल से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको इतना दिन आप यूपीएससी में क्या आपको ये वर्थ इट लगता है? या फिर आप इंजीनियरिंग अच्छा खासा कॉलेज से आपने इंजीनियरिंग किया हुआ, तो आप प्लेसमेंट भी ले सकते हैं, कहीं जॉब कर सकते हैं। तो आपको ऐसा क्या चीज़ मोटिवेट करता है जो आप यूपीएससी में ही जाना चाहते हैं? आप आईएएस बनना चाहते हैं, आप बाबू बनना चाहते हैं? नहीं, इस पे ऐसा कुछ है नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा कि मैं बीटेक करने के बाद जॉब कर सकता था, और मेरे पास ये था भी, क्योंकि मेरे कुछ लोग हैं जो अच्छी कंपनियों में हैं और उनके रेफरेंस से मैं वहाँ जा सकता था। लेकिन ये चीज़ मेरे 2-3 रिलेटिव हैं जो यूपीएससी में रहे हैं, उनको देख करके मुझे लगा कि नहीं, बीटेक करने के बाद मुझे यूपीएससी लाइन में उतरना चाहिए। और मेरा ये बीटेक के बाद नहीं, मतलब क्लास 8, 9, 10th में ही मैंने सोचा था कि मुझे इस सेक्टर में जाना है, तो मैंने बीटेक करने के बाद इधर आ गया। मैंने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में किया हूँ। मैं पिछले 3 साल से सिविल सेवा की निरंतर तैयारी कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो है कि उम्मीदें जुड़ी होती है हमारी फैमिली की, और चूँकि हम बीटेक करके आए तो हमारे पे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगी है, और जब ये समय पे नहीं हो पाता है तो घर से प्रेशर बनता है, और कुछ ऑटोमेटिक अपने आप पे प्रेशर बनने लगता है। डिस्ट्रिक्ट जालौन उत्तर प्रदेश से आता हूँ, और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वहीं से की। ग्रेजुएशन मैंने अपना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरतला से कंप्लीट किया। मैं बीटेक हूँ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। कॉलेज प्लेसमेंट हुआ था मेरा 3 कंपनियों में। उसके बाद मैंने 1 साल हैदराबाद में जॉब की। 2016 में मैं पास आउट हुआ था। 17 में मुझे ऐसा लगा कि मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ आना चाहिए, तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था। यही शुरुआत में पता लगा कि दिल्ली एक अच्छा सेंटर है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, तो मैं यहाँ आ गया। मेरे 2 सीनियर थे, वो ऑलरेडी यहाँ प्रिपरेशन कर रहे थे। करंटली वो एसडीएम है उत्तर प्रदेश में। तो मैंने उनसे बात की कि मुझे कैसे आना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो उन्होंने मुझे बताया। हम सभी को पता है, भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है, और मुखर्जी नगर से लोकतंत्र के तीनों स्तंभ के लोगों को प्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ से महज 2 किलोमीटर पे दिल्ली विश्वविद्यालय है, जिसने देश को बड़े बड़े नेता दिए। यह यूपीएससी का कोचिंग हब है। इसी से हर साल सैकड़ों आईएएस, आईपीएस निकलते हैं। वर्षों से यहाँ प्रिपरेशन करें, तो आपका मोटिवेशन फैक्टर क्या है जो आपको यूपीएससी की ओर खींचते हैं? आपको बाबू बनना है, आपको कलेक्टर बनना है, क्या मोटिवेशन है? क्योंकि आपने बीटेक भी करा, आप अच्छे जगह प्लेसमेंट भी ले सकते हैं। मेरा प्लेसमेंट हुआ था, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट, 3 कंपनियों में, म्यू सिग्मा, पोलरिस और एसेंचर में मेरा प्लेसमेंट हुआ था। पर बात यह है कि मैं जब कॉलेज में था तो मैंने एक नेशनल लेवल का एनजीओ बनाया था। उसमें 7 स्टेट्स के मेंबर थे, तो हम लोग स्टूडेंट्स के लिए काम करते थे वहाँ पे, स्टूडेंट टू स्टूडेंट नॉलेज ट्रांसफ़र सिस्टम।
तो हम जूनियर्स को पढ़ाते थे, जूनियर्स और छोटे बच्चों को पढ़ाते थे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था। तो उस समय मैं कई IAS ऑफिसर्स से मिला, क्योंकि हमारे पास वर्किंग के लिए पैसे वगैरह तो होते नहीं थे, तो हम स्पॉन्सरशिप वगैरह लेते थे। कई बार हम आयकर विभाग से स्पॉन्सर लिए, कई बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से स्पॉन्सर लिए। तो वहाँ मैंने कई IFS ऑफिसरों से मेरी मुलाकात हुई। तो उस समय जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तो एक होता है ना, एक पॉजिटिव पर्सन का ऑरा ही अलग होता है। तो उस टाइम मुझे पहली बार ये फीलिंग आई कि एक्चुअल में सर्विस तो असली तरीके से ये लोग कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा पावर सेंट्रिक जॉब्स हैं ये, कि अगर इनमें एक व्यक्ति रहता है तो वो समाज के लिए, अपने आसपास के परिवेश के लिए एक बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। यह UPSC का कोचिंग हब है। यहीं से हर साल सैकड़ों ब्यूरोक्रेट्स निकलते हैं जो आगे चलकर देश में प्रधानमंत्री कार्यालय और कैबिनेट सचिवालय से लेकर ऊपर से नीचे तक आपको देखे जा सकते हैं। यहाँ कानून की पढ़ाई होती है। बच्चे यहाँ से निकलकर देश की न्यायपालिका का नेतृत्व करते हैं, देश की कानूनी प्रणाली को संभालते हैं। बोला था ना, पूरा देश बसता है यहाँ। यहाँ मेस का खाना है, रिश्ते और घर वालों का ताना है। सक्सेस के चक्कर में मेडिकल में छट जाना है। यहाँ जिंदगी के हर मौसम का मजा चखना है। क्या बना रहे हैं आप खाना? अंडे हैं, अंडे बना रहे हैं और चावल? चावल। काफी स्ट्रगल करना पड़ता होगा। तो आप कहीं मैस से खाना नहीं मंगवाते हैं? कई सारे बच्चे जो एस्पिरेंट होते हैं हम बनाते ही हैं, और कभी मन किया संडे ले गया, 2 बार तो पानी आके खा गया। अच्छा, ये मुखर्जी नगर है मेरे दोस्त, यह इश्क़े लबसना है। यह सब खोकर सिर्फ एक ही चीज पाना है। हर आह में जीना, हर सांस में मर जाना है। जब पूरी दुनिया सोती है, यहाँ रात लाइब्रेरी में बिताना है। इस सपनों की उड़ान में नींद कहाँ आना है। ये मुखर्जी नगर है मेरे दोस्त, यहाँ जिंदगी की रेस में सबसे लंबी दौड़ लगाना है। ऐसा कोई हार्ड एंड रिजिड शेड्यूल तो मैं फॉलो नहीं करता। मैं हमेशा ये प्लान करता हूँ, एक टाइम वॉच होता ही है। जैसे कि आज मैं अभी तक केवल 2 घंटे पढ़ा हूँ, तो होता ये है कि मैं एक टाइमर लेके चलता हूँ और मैं अपने आप को टारगेट देता हूँ 6 घंटे पढ़ने का। मैं आसमान से उतरा कोई सितारा हूँ नहीं कि 18-19 घंटे मुझसे हो जाएगा, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। दुनिया में कई लोग ये बोलते हैं 18 घंटे पढ़ा, 17 घंटे पढ़ा। तो मैं जब कोटा में था, एक्चुअली में मैंने यहाँ से ज़्यादा वहाँ सीरियसनेस देखी बच्चों में। तो उस समय मेरे सामने बस ऐसा रहता था, 12th से जो बच्चा पास आउट होता है तो वो ये सोचता है डेड और अलाइव, अब तो मरूंगा या एग्ज़ाम करूंगा। तो मैं उस फेज़ पे था उस समय। तो बच्चे बहुत पढ़ते थे रात दिन, तो मैंने वो फेज़ देखा है। मैं तब भी कभी 6-7 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, और मैं ना आज पढ़ता हूँ। इतना बहुत होता है एग्ज़ाम निकालने के लिए, अगर आपका ब्रेन संतुलित है, ठीक है। बाकी फिर ऐसा होता है कि आप ओवर डाइजेस्ट करके, जैसे मैं 18 रोटियां खा लूं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं कभी भी अपना बार 6 घंटे से नीचे ना जाने दूं। 6 घंटे में पढ़ता हूं। अब इसमें ऐसा है कि अब मैं म्यूज़िक सुन रहा हूं तो वो टाइम इसमें काउंट नहीं रहता है। मैं अगर वॉशरूम जा रहा हूं, कहीं घूमने जा रहा हूं, खाना खा रहा हूं, तो वो सारे टाइम ये ऑफ रहता है। ये प्योर मेरा पढ़ने वाला टाइम है, इसको मैं 6 घंटे मेजर करता हूँ बस। यानी जो एस्पिरेंट कहते हैं 18 और जिस साल मैंने इंटरव्यू फेस किया था, उस साल का मेरा पूरे साल का एवरेज था 3 आवर्स 45 मिनट्स। अगर मैं उस एवरेज को 5 आवर या 7 आवर कर लेता तो डेफिनेटली एग्ज़ाम होता, और वो होगा, ऐसी कोई बात है नहीं। इसलिए इतना ज़्यादा वर्डन नहीं लेना कि 18 घंटे पढ़ लूँगा, 22 पढ़ लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं बता रहा हूँ 7 से 8 घंटे भी अगर कोई पढ़ता है तो वो मेरी नज़र में बहुत सारा बेस्ट बॉय है। अगर 6 घंटे कोई मेंटेन कर लेता है अपनी स्टडी, इट मीन्स कि उसका ब्रेन भी उसे डाइजेस्ट कर रहा है उस स्टडी को, वो उसके अनकॉन्शियस माइंड में भी पहुंच रही है, और स्टेबल भी है, और उसकी बॉडी पे कोई स्ट्रेस भी नहीं आ रहा है, और रात में अच्छे से सो भी पा रहा है, खा भी पा रहा है। स्टार्टिंग में आया था तो मैं सोचता था कि लाइब्रेरी जो है एक न्यूज़ के लिए जो है लाइब्रेरी जो है अच्छा है, लेकिन जब ओल्ड स्टूडेंट हो जाता है तो वो अपने जो है गेटअप बना लेता है रूम का भी, तो उस टाइप से जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों में।
सपनों की ये नगरी छोटी जरूर है, लेकिन यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के सपनों के सामने नील नदी की लंबाई और अमेज़न की चौड़ाई भी कम पड़ जाए। मतलब आपने अपना ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद आप दिल्ली आ गए, तो कभी मन में इस प्रकार का सवाल आपके मन में आता है कि यार अगर यहाँ पे नहीं हुआ, मेरा चयन नहीं हुआ, तो ये समाज क्या कहेगा, मजाक बनाएगा, इस तरीके की कुछ? नहीं होती है, जहाँ से हम आते हैं वहाँ तो सब कुछ गवर्नमेंट जॉब ही होता है, बिहार से आते हैं। क्या वो चीज़ आपको डिमोटिवेट करती है या फिर आपको प्रेरणा देती है कि कोई बात नहीं, समाज तो कहने का काम उसको कहेगा, लेकिन आप उससे डिमोटिवेट होते हैं या सिर्फ अपने काम पे फोकस करते हैं? नहीं, कभी कभी तो होते हैं। जैसे हम तो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, जो मेरे गांव में मेरे दोस्त लोग जो होते थे पहले, तो वो लोग तो ग्रुप डी और रेलवे वगैरह की तैयारी किए, तो उनमें बहुत लोग का हुआ भी। तो वो लोग जिस भाव से देखते हैं, कभी कभी वो लगता है कि नहीं, हम लोग को थोड़ा समझते हैं यार ये क्या पढ़ रहा है, दिल्ली में रह रहा है, ऐसे पैसा उड़ा रहा है। मेरे घर वाले ऐसा नहीं सोचते हैं, लेकिन फिर भी प्रेशर होता है कि गांव में जाओगे तो पता चलता है कि अरे उनका लड़का का तो हो गया, तुम अभी तक पढ़ ही रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सब जो होता है ये चुभता है फिर कभी। और बाकी हमारी जहाँ तक समझ है ना, कि हमें लगता है कि जो सिविल सेवा की एग्ज़ाम पास कर जाते हैं, उसके बाद वो सबसे बड़ा झूठ जो बोलना शुरू करते हैं वहीं से होता है कि मैंने कहीं से नहीं पढ़ा है, मैंने ये किया। और एक ही इंसान का हर जगह पोस्टर मिल जाएगा आपको। तो सिविल सेवा में एक पेपर है, फोर्थ पेपर एथिक्स, तो एग्ज़ाम जैसे ही पास करते हैं, पहला उनका जो जॉब में जाने से पहले ही उनका एक अलग ही चेहरा देखने को मिलता है। वो कहने लगते हैं नहीं हम खुद से पढ़ा, जबकि आप किसी भी स्टूडेंट का देख लीजिएगा उठा के, तो कहीं ना कहीं कुछ करके आए होंगे, क्लास करते हैं सब, अंतिम में वो उसके लिए फेमस होने के लिए करने लगते हैं कि नहीं हमने कहीं से नहीं पढ़ा, ये नहीं किया। और एक ही हर इंस्टीट्यूट में जाके बोल देते हैं कि मैंने यहाँ से भी किया हुआ, हर इंस्टीट्यूट वाले भी लगाने शुरू लगते हैं, जबकि वो अपने इंस्टीट्यूट की कमी को ना दिखाते हैं कि हमारे यहाँ 2000 बच्चे पढ़ रहे थे, एक का भी प्री ना हुआ। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी यही है कि अपना जो है जो है सुबह से जो है एक टारगेट जो है होना चाहिए आपका डेली का, कि आपको डेली जो है अपना ये जो है टारगेट जो है कंप्लीट करके जो है सोना है, या कुछ भी जितना भी हो, कि हमें आज सुबह जो है जब आप उठो तो जैसे रात को सोने से पहले जो है आपके वो हो गए जितना भी आपने तैयार किया, उसके बाद जो है आप अपना जो है एक टारगेट जो है शाम में ही सोते सोते जो है कि कल हमें ये चीज़ पढ़नी है, सुबह उठो और अपनी जो है टारगेट पर लग जाओ। कभी भी जो है टाइम टेबल बनाकर तुम अगर तैयारी कर रहे हो तो वो टाइम टेबल जो है तुम फॉलो नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे आज इतने चैप्टर कंप्लीट करने हैं, मुझे आज इतना ये करना है, इतना उस वगैरह ये करना है, NCERT पढ़नी है आपको जितनी भी हैं। मतलब मेरी लाइफ का मुझे जो सबसे ज़्यादा टफ पार्ट लगता है वो यही लगता है कि कई बार क्या है कि आपके जैसे फैमिली मेम्बर्स हैं वगैरह हैं, कोई बीमार पड़ गया या कोई आपकी बात नहीं समझ पा रहा, हो सकता है आपको 1 साल लग जाए, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल लग जाए, तो उस टाइम पे उन्हें कन्वेंस करना, और बेसिकली उस टाइम ऐसे फेज़ में जब आप एक अच्छे बैकग्राउंड से आते हो सकता है आप में से कुछ बच्चे जॉब्स वगैरह छोड़ के आएँ, ऑलरेडी वेल सेटल्ड हो, तो अगर ऐसे में वो जॉब्स छोड़ के आते हैं तो उनकी फैमिली वगैरह ये टेंशन लेती है कि यार लो इसने लगी लगाई जॉब छोड़ दी है, अब ये क्या करेगा आगे। तो ऐसी सिचुएशन मेरे साथ भी कभी कभी होती है, तो मुझे ये सबसे ज़्यादा टेंशन, मतलब मेरा टेंशन वाला फेस होता है कि मैं अपने घर वालों को ये नहीं समझा पाता कभी कभी कि इतना ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है। ये दास्तां उस नगरी की है जहां जुनून सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाने का नहीं, पूरा ज़िला चलाने का है, और दीवानगी ऐसी कि हीर के रांझे और लैला के मजनू को भी शर्म आ जाए। लेकिन कहते हैं ना, दीवानगी से काम नहीं चलता, कुछ पाने के लिए तपना पड़ता है। उसके मैं यहाँ आया था तो उन्होंने भी कोचिंग नहीं की थी, वो दोनों SDM है इस टाइम। तो ज़रूरी नहीं कि आप कोचिंग करें, क्योंकि आजकल तो अब UPSC और इस तरफ टेंटेड हो, धीरे धीरे टिल्ड हो रही है कि एग्ज़ाम ऐसा बनाए कि कोचिंग से ना आके वो यूनिवर्सल टाइप का एक एग्ज़ाम हो गया है कि कोचिंग्स के बाउंडेशन में उसे बांधना ठीक नहीं रहेगा। अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल इशू है, देखिए कोचिंग अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, वैसा अगर आपके मन में एक होता है, जैसे एक बच्चे के मन में ये आ जाता है यार कोचिंग नहीं कर पाए, साथ में लड़के जो हैं उनका एक इन्वायरमेंट वगैरह फील नहीं कर पाए, तो आप इस वजह से कोचिंग कर सकते हैं। पर मेरा मानना ये है कोचिंग इतना ज़्यादा इस एग्ज़ाम में
एटलीस्ट इस एग्ज़ाम में तो कोई मैटर नहीं करता। समस्या मतलब वही जो एक हिंदी मध्यम वर्ग वाले को होता है मुख्य तौर से कि आने के बाद आप एकाएक आप जिस परिवेश से निकल कर के यहाँ आते हैं और यहाँ के चकाचौंध में जिस तरह से आप इस जगह पे एकाएक आकर के थोड़ा सा यहाँ एडजस्ट करने में शुरुआती दिक्कत होती है, पर धीरे धीरे आप फिर सीखते हैं, समझते हैं। मैंने यहाँ शुरुआत में कोचिंग भी लिया, वहाँ से बहुत कुछ सीखने समझने को मिला। अब अभी सब ठीक है, मतलब तैयारी में 3-4 साल गुजर चुके हैं। फ़िलहाल बीच में 2 साल लॉकडाउन था तो उस बीच में घर जाना हो गया, मेन समस्या कोरोना के कारण आई, और अभी फिर से तैयारी में लौटे। ऐसे मेरा स्टडी शेड्यूल ना थोड़ा है गलत, क्योंकि मैं सुबह तक पढ़ता हूँ, रात में मैं रात में ही पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। और मेरा 1-2 बजे मैं उठता हूँ सो के, उसके बाद फिर लाइब्रेरी जाता हूँ और 3-4 घंटा वहाँ पढ़ता हूँ, फिर मैं आ जाता हूँ। फिर कुछ 2-2.5 घंटा मैं दोस्तों के साथ घूमता हूँ, घूमता ज़रूर हूँ, ये कंपलसरी है। क्या है कि घूमना ज़रूरी है। आप जब किसी दोस्त से मिलते हो, चाहे और भी जब पढ़ाई के मुद्दा से अलग हट के जब बात करते हो ना, तो आपका जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस होता है वो हट जाती है। जिस दिन रिजल्ट आया था ना, तो उस दिन तो लगा था कि नहीं अब तो वो होगा ही नहीं, अब तो यही था मेरा बेस्ट, अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन फिर धीरे धीरे जब आप अपने पेरेंट्स से बात करते हैं तो थोड़ा मिलता है सकारात्मकता। तो मैंने भी अपने पेरेंट्स से बात किया तो उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ तक आ गए हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। तो बस यही उम्मीद में है कि अगला बार हो जाए कभी। यहाँ कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपनी आधी जिंदगी इस तपोवन में तपते हैं कि वो कोहे नूर बन जाएं। कितने बन जाते हैं और कितने भस्म भी हो जाते हैं। जब जीवन में सगे संबंधों की शादी हो रही होती है तो ये अकेले बंद कमरे में लक्ष्मीकांत और सतीश चंद्र में डूबे होते हैं। 17 से मैंने प्रिपरेशन शुरू किया, 17 एंड से 18 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया। उस टाइम मेरा 4 या 6 मार्क्स से कुछ ऐसा रह गया था एग्ज़ाम, यूपीएससी मेरा नहीं हो पाया प्रीलिम्स। उसके बाद मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट लिया। उस समय ईश्वर की अच्छी कृपा से मेरा प्री मेंस हो गया, मैंने इंटरव्यू फेस किया, पर मेरा 17 मार्क्स से फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया। और फिर 20 में मेरे फादर्स थोड़े से बीमार हो गए, मेंटली डिस्टर्ब हो गए, इस वजह से मैं पेपर नहीं दे पाया। 21 में मेरा एक कार एक्सीडेंट हो गया तो मेरे पैर में लिगामेंट इंजरी है, पीसीएल सर्जरी हुआ। इन्हें खबर ही नहीं कोई गुल है, गुलसिता है और शबाब भी है। कोई मसले हैं ज़िंदगी के, पर सबसे अफजल वर्दी के रुआब ही हैं। अपना दिन का शुरुआत कैसे करते हो, मतलब अपना डेली शेड्यूल क्या रहता है, कैसे पढ़ते हैं, आपके क्या क्या काम एक्टिविटीज़ एक्स्ट्रा करते हैं? शेड्यूल क्या है, पहले सुबह उठना और उसके बाद क्या कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ना, फिर उसके बाद जाके थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करके हम लाइब्रेरी चले जाते हैं 12 बजे और फिर 6 बजे तक वहीं रहना। उसके बाद फिर बाहर निकल गया, थोड़ा दोस्तों के साथ चाय वाय की दुकान में बैठ कर चाय वाय पिया और उसके बाद फिर रूम में आकर फिर वही पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाती है। अच्छा, आपका स्ट्रगल क्या रहता है मुखर्जी नगर में? जो लोग होते हैं ना वो जो है आपको जो है हमेशा जो है डिस्ट्रैक्ट करेंगे तुम्हारे एम से। तुम्हें वहाँ नहीं जाना है, तुम्हें अपने जो है उसी पे जो तुम्हारा टारगेट है आप बस सुनो सबकी, लेकिन करना जो है जो आपके जो है डेली दिनचर्या से किसी का बाधा तो नहीं आती। हम जैसा कि बताया कि मैं 1 बजे के आसपास उठता हूँ, 12 ऑन एन एवरेज मैं 12 बजे के बाद ही उठता हूँ। इसको तो बताने सिलेबस के हिसाब से पहले तो हम अपना दिनचर्या सुबह हम 7 बजे उठ जाते हैं जी, और एक सिलेबस एक रूटीन बना लिए हैं कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है। करंट होता है उसमें, फिर यूपीएससी की जो मुख्य पाठ्यक्रम की परीक्षा है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं और अपने ऑप्शनल को लेकर के चलते हैं। डेली 1 से 1.5 घंटा करंट को देते हैं और इसी के साथ अपना प्रिपरेशन चलता है, 7 से 8 घंटे की पढ़ाई। यहाँ हर पल एक जंग है, सिर्फ दुनिया से नहीं अपने आप से। सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, नैतिकता और नैतिक मूल्यों की गठरी बांधकर खुद में बंधे रहना है। मिडिल क्लास के भी होते हैं, कुछ अच्छे घर से आते हैं जिनके पापा वगैरह भाई खुद जॉब वाले होते हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे आते हैं जिनके पिताजी किसान होते हैं, खेती करके भेजते हैं अपने बच्चों को। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मतलब बहुत वो होते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं होती पढ़ाने की, वो भी कैसे भी करके पिता अपने बच्चों को भेजता है यहाँ पे पढ़ने के लिए। मतलब हर तरीके के बच्चे आते हैं, मतलब जैसे ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े लेवल के भी आते हैं बच्चे, हर तरीके के बच्चे। कहते थे कि अंकल आज हम जज बन गए, कोई कहता था अंकल हम अच्छी पोस्ट पे लग गए। हाँ जी, जिनमें एक तो मतलब हमारा खास मित्र ही बना हुआ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में
टीचर लग गया। में भी बच्चे बहुत रहते हैं और मुझे लगता है कि 5 किलोमीटर के रेंज में हर जगह बच्चे भरे पड़े हैं। जैसे आपका वजीराबाद हो गया, गांधी विहार हो गया, नेहरू विहार हो गया, संत नगर तक बच्चे रहते हैं। आपका जीटीबी नगर हो गया, इंदिरा विकास हो गया, परमानंद हो गया, इंदिरा विहार हो गया, मतलब 5 किलोमीटर के रेंज में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं। यह ज्ञान का महासागर है जो प्रशांत महासागर जितना बड़ा है, फिर भी ऑस्ट्रेलिया प्यासी भूमि जितना प्यासा है। यहाँ पढ़ने के चक्कर में बच्चे सेहत पे ध्यान नहीं दे पाते। बाहर का खाना खाने की वजह से टीबी जैसी भयानक बीमारियां आम हैं, जो कभी कभी यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद भी मेडिकल फिटनेस में आड़े आती हैं और छात्र क्वालिफाई होने के बाद भी बाहर हो जाते हैं, सपनों की आस लिए टूट जाते हैं। यहाँ मेस का खाना है, रिश्तेदारों और घर वालों का ताना है। इंग्लिश मीडियम वालों के होते हैं तो उससे क्या आप डिमोटिवेट होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा मानना है कि हम इस सिलेबस को अच्छे से एनालाइज किए हैं और हम जहाँ तक देखे हैं कि अगर आप प्रारंभिक स्तर का परीक्षा जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उसके स्तर पर अगर आप देखेंगे तो सिलेक्शन में वहीं एक बड़ा अंतर दिखाई पड़ता है अंग्रेजी और हिंदी मीडियम वालों को लेकर के, कि शुरुआती तौर में अगर आप देख रहे हैं कि पीटी के स्तर पर 10,000 लोगों का चयन हो रहा है। उस जब 10,000 में आप देखिएगा रेशियो निकाल करके तो आपको 2,000 से भी कम हिंदी मीडियम वाले चुन के आ रहे हैं और 8,000 से ज़्यादा चुन करके आ रहे हैं अंग्रेजी मीडियम वाले। तो प्रारंभिक स्तर पर अगर माध्यम को लेकर के भेदभाव का बात होता है तो सबसे पहली बात कि प्रारंभिक परीक्षा में तो आपको बस रंगना होता है। अगर भाषा का ही बात है तो सीसेट का जो मुद्दा था 2014 से बहुत आसान हुआ। वहाँ पे एक मुद्दा फंसता था कि सीसेट को लेकर के अंग्रेजी माध्यम वाले को थोड़ा सा वरीयता मिल जाता है चयन में, और वो मुद्दा भी नहीं है। अब वहाँ पे आपको बस क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है, तो उसको लेकर के नहीं, माध्यम को लेकर के डर नहीं लगता है। मतलब मैटर ही नहीं करता है। पहले प्रीलिम्स को अलग लेके चले या मेंस को अलग लेकर के चले। अगर आप परीक्षा में उतरेंगे तो पता दिख जाएगा। सिर्फ अंतर मोटा दिखता है कि मुख्य पाठ्यक्रम की परीक्षा का तैयारी करें। जब प्रीलिम्स आए तो जब समय कम बचे 2 महीने 3 महीने, तब प्रीलिम्स को बनाया जाए। शुरुआत तौर पे सिलेबस को सबसे पहले समझा जाए अच्छी तरीके से और मुख्य पाठ्यक्रम की परीक्षा के अनुसार तैयारी में लगा तैयारी किया। केवल लैंग्वेज की वजह से मेरा गलत हो गया। तो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को थोड़ा सा इंग्लिश भी देखते रहना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन टफ लग रहा है तो वो साइड में इंग्लिश ट्रांसलेशन भी देख लें। और दूसरी चीज़ आती है कि लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा जीएस में तो हमेशा मार्क्स में थोड़ा सा अंतर रहता है, 10-20 मार्क्स का अंतर हो जाता है जीएस 1, 2, 3, 4 में। क्योंकि आप जैसे अब मैं एथिक्स का कोई एग्जाम्पल आपको दूं या इवन कॉन्स्टिट्यूशन की एक लाइन उसमें कोट करने के लिए लिख दूं कि भारत में ऐसी बंधुता को लोग पसंद करते हैं जो व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करे, स्त्रियों के स्वाभिमान को सुनिश्चित करे। तो ये सब कितनी टफ लैंग्वेज हो गई। अब एक एग्जामिनर इसे चेक कर रहा होगा, मैं तो एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, तो हो सकता है उसे इतना समझ में ना आए। तो इजी वर्ड्स यूज़ करने हैं, सिंपली एग्ज़ाम में लिखना है। ज़्यादा हार्ड ये टेंशन हार्डकोर मत बनाना कि एग्ज़ाम नहीं होगा हिंदी मीडियम से। ऐसी कोई बात नहीं। हिंदी मीडियम से अगर नहीं होना होता एग्ज़ाम तो हिंदी मीडियम से रैंक 3 भी आई है, हिंदी मीडियम से 13 भी आई है और अब तो 20 भी आ गई, 18 भी आ गई। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इतना आप मन में मत लीजिए। हाँ, अपना एसे अच्छा कर लीजिए, अपना एसे पेपर अच्छा कर लीजिए, थोड़ा टाइम उसमें दीजिए। उसमें तो रवि कुमार सिहाग के ही सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, किसी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के नहीं है शायद, अभी मुझे पता नहीं, पर ऐसा अनुमान है मेरा। तो आप एसे पे अपना अच्छे से वर्क कीजिए, ऑप्शनल पे अपना अच्छे से वर्क कीजिए। और अगर ज़्यादा डर लगता है तो कभी कभी स्टेट भी देख लीजिए थोड़ा बहुत। अच्छी चीज़ें हैं, करनी चाहिए। अंग्रेजी ऐसे भी ग्लोबल लैंग्वेज है। और दूसरी बात रही कि माध्यम को लेकर के डर, तो आज हम जैसे उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, रवि सिहाग अभी 18 रैंक लेकर के वो आए हैं। तो वो भी जिस संस्थान से हम पढ़े थे, हमसे 2-3 क्लास सीनियर थे वो। मतलब मेरा बैच जो था उससे 3 साल पहले का बैच उनका था। और एक बार मेरा उनसे मिलना भी हुआ था एक लाइब्रेरी में। तो मतलब कि वही वो लगातार प्रयास कर रहे थे और 18वीं रैंक तक लेकर के आए। उससे पहले निशांत जैन हुए और बहुत सारे लोग हुए हैं हिंदी माध्यम में। तो नहीं, वो डर नहीं होना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं, आपके अंदर विश्वास है, तो आप जरूर करके दिखाइएगा। जी। सक्सेस के चक्कर में मेडिकल में छट जाना है। यहाँ जिंदगी के हर मौसम का मज़ा चखना है, क्योंकि ये मुखर्जी नगर है मेरे दोस्त, जहाँ इश्क़ लमसना है।